देखिए तो ऑन होगा तो तुम चली जाओगे हैं? ऐसे नहीं, देखिए कल हम आपको वॉइस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, ठीक है? इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वॉइस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग बात करने वाले हैं, सुनिए, एग्जाम में जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं, बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं मतलब जो एग्जाम में पहले आपको पूछा हुआ है, एग्जाम में पहले पूछा हुआ है और आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस जो भी आएंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और इसी में से क्वेश्चंस आएगा। बात समझ रहे हैं? इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी में से क्वेश्चंस आएगा। देखिए पूरे ग्रामर का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है ना वो आपका वर्ब है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका क्या है? वर्ब है। और वर्ब के बारे में हम लोग डिस्कस भी किए हुए हैं कि इसको तो सबसे पहले हम लोग वर्ब पढ़ते हैं और हिंदी में इसको हम लोग क्रिया कहते हैं। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। स्पेलिंग देख लेंगे, VERB, इसको वर्ब पढ़ा जाता है। मैक्सिमम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन वर्ब करते हैं, जो कि ये इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड है। इस शब्द का जो है ना ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, वर्ब नहीं पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? वर्ब पढ़ा जाता है। अच्छा वर्ब माने क्या होता है बताइए? क्रिया होता है। क्रिया का सबसे बड़ा पहचान होता है कि इसके हिंदी में क्या रहता है? ना रहता है। हिंदी में क्या रहता है? ना रहता है। जैसे आपका जाना एक क्या है? क्रिया है। खाना क्या है? खाना क्या है? क्रिया है। खाना भी आपका क्या है? क्रिया है। सोना भी आपका क्या है? क्रिया है। अब सोना का स्लिप भी होता है और सोना का गोल्ड भी होता है। तो गोल्ड जो है ये आपका जो है मेटल है। क्या है? मेटल का नाम है। मेटल का नाम है ना। गोल्ड क्या है? धातु है। तो जो भी आपका धातु है, नाम है, उसको तो हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन कहते हैं ना। तो स्लीप मतलब सोना, ये काम को दर्शाता है, और गोल्ड मतलब सोना नाम को दर्शाता है। जो नाम को दर्शाता है नाउन कहलाता है, जो काम को दर्शाता है वो वर्ब कहलाता है। तो सबसे पहले VERB का वर्ब पढ़ेंगे कि वर्ब पढ़ेंगे? वर्ब पढ़ेंगे। अगर हम वर्ब की बात करें ना तो ये वर्ब जो होते हैं मेनली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कोई भी वर्ब लेंगे ना तो ये दो ही प्रकार के हो सकते हैं। एक होगा जिसे हम मेन वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? मेन वर्ब कहेंगे, मुख्य क्रिया कहेंगे। और एक होगा जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। अच्छा सहायक क्रिया जो होते हैं ना इनकी संख्या टोटल कितना होता है? 28 होता है। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, इसी को एक्जुलरी वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या होता है? एक्जुलरी वर्ब। तो एक्जुलरी वर्ब की संख्या कुल कितना होता है? 28 होता है। और 28 को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब आता है, दूसरा मॉडल एक्जुलरी वर्ब आता है और तीसरा मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब आता है। बात समझ रहे हैं ना। देखिए जो वर्ब चैप्टर है ना, जो वर्ब चैप्टर है इसी का एक जुड़वा भाई है। एक इसका जुड़वा भाई जानते हैं कौन है? एक इसका जुड़वा भाई है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाम सुने आप लोग? क्या नाम है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा इसमें भी आप देखिए क्या है? वर्ब है। इंग्लिश में जितना भी आप चैप्टर पढ़िएगा उन प्रत्येक चैप्टर में आपको वर्ब जरूर दिखेगा। क्या दिखेगा? वर्ब। वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं होता है। देयर इज नो सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। किसी भी वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं, और पहले भी हम आपको जो चीज पढ़ा चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपको हम पढ़ा चुके हैं और वर्ब चैप्टर भी आपको पढ़ा चुके हैं। अच्छा वर्ब में आपको हम V1, V2, V3, V4 और V5 ये सारा चीज हम आपको बताए हैं। V1, V2, V3, V4 और V5 बताए हैं ना। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बेसिकली आपको पढ़ना होता है इज का प्रयोग, एम का प्रयोग, आर का प्रयोग, वाज का प्रयोग, वेयर का प्रयोग। इसके साथ साथ आपको जानना है हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग, हैड का प्रयोग, V1 और V5। इतना ही आपको जानना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। किसमें जानना है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बेसिकली आप इज एम आर का प्रयोग, वाज वेयर का प्रयोग, हैज हैव का प्रयोग और हैड का प्रयोग, यही सब आप लोग जानते हैं।
बात समझ में आया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको यही पढ़ना होता है। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और आगामी परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस है, समझ रहे हैं ना, जो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड मॉडल होंगे जो या तो परीक्षा में पहले पूछा गया है और जो पूछा गया है वही परीक्षा में पूछा जाता है। इस बात को हमेशा से आप ध्यान देंगे। अगर आपको बेस्ट अंक लाना है ना, बेस्ट अंक लाना है तो प्रीवियस जो पेपर है ना उसको जरूर देखिए। आप याद रखिएगा, केवल क्लासरूम की पढ़ाई से आप कभी एग्जाम में अच्छा अंक नहीं ला सकते हैं जब तक आप अच्छे अंक लाने का प्रयास नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो अच्छा अंक लाने का तरीका क्या है? अच्छा अंक लाने का तरीका है कि आपके पास प्रीवियस पेपर होना चाहिए। अब प्रीवियस पेपर कहाँ ढूंढने जाएंगे? तो प्रीवियस पेपर तो हर जगह आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन बैंक देख लेंगे। क्वेश्चन बैंक किसी भी बुक में जाएंगे, कहेंगे 10th क्लास का या इंटर क्लास का हमको क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो क्वेश्चन बैंक से ये पता चल जाता है कि 5 सालों में कौन कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर उसका आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपका मार्क्स 80% से कम नहीं आता है। तो अब जो है ना, अब नए चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जो चीज हम पढ़े हुए हैं उसी को क्वेश्चन बैंक में हमको देख लेना है। बात समझ रहे हैं ना? और जो कंप्लीट है, ठीक है, उसका रिवीजन कर लेना है। जो कंप्लीट नहीं है वहां से अपना एक नया फेयर बना लेना है, एक नोट्स बना लेना है और उन चीजों पे विशेष ध्यान देना है। अब आपके पास समय बचा नहीं है, अब समय बहुत कम है, तो इसलिए विशेष करके आप क्वेश्चन बैंक देखिए, मॉडल पेपर देखिए और जो चीजें आप नहीं पढ़े हैं उस पे विशेष आप लोग ध्यान दीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में बाबू? वर्ब के बारे में। अब बताइए वर्ब को हिंदी में क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। कितने प्रकार की क्रिया होती है बताइए? 2 प्रकार की, एक मेन वर्ब और एक एक्सुलरी वर्ब। यहाँ पे आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है ना वो कहेगा चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। अब देखिए चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स जो चैप्टर है उसमें 3 तरह के आपके चैप्टर्स आएंगे। सुनिए 3 तरह के चैप्टर्स आएंगे। पहला चैप्टर आएगा टाइम एंड टेंस, क्योंकि टेंस में भी आप वर्ब के बारे में ही पढ़ते हैं। दूसरा आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या आएगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आप किसके बारे में पढ़ते हैं? वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा वर्ब चैप्टर स्वयं आ जाएगा और चौथा चैप्टर एक आएगा जिसको नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से जाना जाता है। किस वर्ब के नाम से? ये नॉन फाइनाइट वर्ब भी आपका वर्ब का ही भाग होता है। किसका भाग होता है? वर्ब का। तो पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं, कैसे जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो रहा है, इन चीजों पे भी हमको ध्यान देना है। सबसे पहले ये वर्ड आप लोग सुने होंगे, ब्रेड एंड बटर। हम आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पेयर वर्ड्स के बारे में बताए थे कि ब्रेड एंड बटर हो गया, ठीक है, राइस एंड करी हो गया, बताए थे ना, राइस एंड करी हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया। ये पेयर वर्ड्स होते हैं, ये एंड से जुड़े होते हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो क्या आर सिंगुलर वर्ब है? नहीं सर। बताइए वेयर सिंगुलर वर्ब है? हैव सिंगुलर वर्ब है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इसका आंसर यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रेड एंड बटर भले ही एंड से जुड़ा हुआ है। आपको 2 चीज बताए थे, इस पे एकदम आप लोग देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। एक नंबर के साथ एंड जब जुड़े रहेगा, 2 and 2 ईज होगा कि आर होगा? 2 and 2 ईज होगा कि आर होगा? बताइए। जब 2 नंबर एंड से जुड़ा होता है तो क्या होता है? सिंगुलर होता है। लेकिन अगर 2 नाम रहे या 2 प्रोनाउन रहे तो प्लूरल होता है। राम एंड श्याम के साथ आप किसका प्रयोग कीजिए? आर का करेंगे ना। लेकिन 2 and 2 के साथ किसका प्रयोग कीजिए? ईज का। अब ब्रेड एंड बटर के साथ ईज का, राइस एंड करी के साथ राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, क्राउन एंड ग्लोरी, ये सब पेयर वर्ड्स होता है जो कि सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसके किसके साथ? एक तो ब्रेड एंड बटर हो गया, एक हो जाएगा आपका राइस एंड करी। बाबू है राइस एंड करी, या राइस एंड फिश भी हो सकता है, राइस एंड फिश भी हो सकता है, राइस एंड फिश भी हो सकता है। सुनिए क्राउन एंड ग्लोरी हो सकता है। क्या हो सकता है? क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी हो सकता है। ये सब एंड से जुड़ा हुआ वर्ड है और ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। तो आप इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? ईज का प्रयोग करेंगे कि आर का? लेकिन राम एंड श्याम आ जाएगा, मोहन एंड सोहन, सीता एंड गीता, ये नाम है कि नंबर है? नाम के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, नंबर के साथ
सिंगुलर वर्ब का, और साथ ही साथ ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया, समझ रहे हैं ना, क्राउन एंड ग्लोरी हो गया, ये सब जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अच्छा देखिए बाबू है, टुमारो जो है ये आने वाला कल होता है, तो आने वाले कल को हम लोग कौन सा टेंस कहते हैं? फ्यूचर टेंस। क्या फ्यूचर टेंस में इज लगता है? क्या फ्यूचर टेंस में हैज बीन लगेगा? क्या इज बीइंग लगेगा? फ्यूचर टेंस में क्या लगता है? विल बी। आप देखिए दो वर्ड को आप ध्यान में रखेंगे, एक तो टुमारो और एक यस्टरडे। यस्टरडे का अर्थ होता है बीता हुआ कल, जिसका प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है, और टुमारो का अर्थ होता है आने वाला कल, जिसका प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है। समझ रहे हैं ना? जैसे कह रहा है ना कि ईट डॉट डॉट हॉट टुमारो, कल गर्मी रहेगी, कल गर्मी रहेगी। अब कल गर्मी रहेगी जब गागेगी रहेगा तो क्या आप उसमें इज का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? टुमारो का प्रयोग किस टेंस में होता है? टुमारो का प्रयोग किस टेंस में होता है? फ्यूचर टेंस में। और फ्यूचर टेंस में शैल और विल लगता है। क्या लगता है? शैल और विल का प्रयोग किस टेंस में? फ्यूचर टेंस। शैल और विल का प्रयोग किस टेंस में? क्या आप ईट के साथ आप शैल का प्रयोग करेंगे? ईट के साथ किसका प्रयोग होगा? विल। क्योंकि आप जानते हैं शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। किसके साथ होता है? फर्स्ट पर्सन। अच्छा फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई और वी। आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? शैल का। और बाकी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? बाकी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत आपको? दो सेंटेंस आपको समझ में आ गया। एक ब्रेड एंड बटर के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, और टुमारो जो है फ्यूचर टेंस को दर्शाता है, इसलिए इसमें क्या लगेगा? विल लगेगा। अच्छा शैल किसके किसके साथ लगेगा? फर्स्ट पर्सन, आई और वी के साथ। ये दो सेंटेंस आपको समझ में आया? अब देखिए अगला सेंटेंस क्या कह रहा है। अगला सेंटेंस को हम लोग देखेंगे। अगला सेंटेंस हम लोग देखेंगे, हल्ला नहीं करना है जी। देखिए अगला सेंटेंस आप देखेंगे ना कि यहाँ पे अराइव्ड दिया हुआ है। अराइव्ड जो वर्ड है ना, अराइव्ड जो वर्ड है इसी का सिनोनिम्स होता है रीच्ड। रीच्ड और क्या? अराइव्ड। रीच्ड और अराइव्ड दोनों का अर्थ होता है पहुंचना है। क्या होता है बाबू? पहुंचना। रीच्ड और अराइव्ड दोनों का अर्थ क्या होता है? पहुंच। अगर इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसको हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म मान सकते हैं। आप याद कीजिए हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाए थे। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, उसमें आपको हम बताए थे कि जब हैड प्लस V3 पहले आएगा तो बाद में क्या आएगा? V2 आएगा। हैड प्लस V3 पहले आएगा तो बाद में क्या आएगा? V2 आएगा। ये बात हम आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? हैड प्लस V3 पहले आएगा तो V2 कहाँ आएगा? बाद में आएगा। ठीक है, V2 कहाँ आएगा? बाद में आएगा। अब एक बात बताइए, सुनिए बाबू, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? अराइव्ड। वर्ब का कौन सा फॉर्म? तो इसके पहले कौन सा वर्ब आएगा? हैड प्लस V3। पहला ऑप्शन सही है? दूसरा सही है? तीसरा में क्या दिया है? हैड लेफ्ट पढ़ेंगे इसको। हैड क्या पढ़ेंगे? लेफ्ट पढ़ेंगे। क्या बात हो रहा है जी? हैड लेफ्ट पढ़ेंगे। अब एक चीज याद रखना है आपको, एक वर्ब होता है जिसका नाम होता है लीव। क्या नाम होता है? लीव। अब लीव जो है ना, इसका V2 होता है लेफ्ट और इसका V3 भी लेफ्ट होता है। V3 कब होगा? जब इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। V3 कब होगा? जब इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। आप बताइए इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? हेल्पिंग वर्ब है ना। तो हैड लेफ्ट जो है ये हैड प्लस क्या हो गया? V3। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आई हैड लेफ्ट होम, ठीक है, बिफोर सी अराइव्ड। मतलब उसके पहुंचने से पहले, उसके पहुंचने से पहले मैं घर चला गया था। मैं घर चला गया था, ठीक है, या मैं घर छोड़ चुका था। उसके पहुंचने से पहले मैं घर छोड़ चुका था। बताइए लीव का अर्थ क्या होता है? छोड़ना। और लीव का V3 क्या होता है? लेफ्ट होता है। यानी कि उसके पहुंचने से पहले मैं घर छोड़ चुका था, मैं घर से निकल चुका था। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? हैड प्लस V3। आप बताइए कि यह किस चैप्टर का सेंटेंस है? चैप्टर पूछ रहे हैं हम, टेंस। और टेंस में क्या है? टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में हम आपको बताए थे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जब दो सेंटेंस आता है और जो काम पहले हो चुका था उसमें हैड प्लस V3 और जो काम बाद में हुआ उसमें V2 का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका, चोर के आने के पहले पुलिस भाग चुके थे।
पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे। समझ रहे हैं कि नहीं? चोर के आने के पहले पुलिस सो चुका था। समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत आपको है बाबू? देखिए, ये 3 सेंटेंस आपको समझ में आया? बोलिए। ब्रेड एंड बटर के साथ इज लगेगा। ब्रेड एंड बटर के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। है बाबू? और बताइए, टुमारो का प्रयोग किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में। अब अगला सेंटेंस हम लोग देखेंगे। है बाबू? अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस देखिए, समझिए। एक वर्ड होता है बाबू, एक वर्ड होता है आइदर। एक वर्ड क्या होता है? आइदर। और एक वर्ड होता है नाइदर। आइदर और नाइदर। इसको ईदर और नीदर भी पढ़ा जाता है। सुनिए, 2 प्रोनाउंसिएशन होता है। ईदर और नीदर भी पढ़ा जाता है, आइदर और नाइदर भी पढ़ा जाता है। एक बात समझिए, अगर आप इसको आइदर और नाइदर में देखेंगे ना, तो इसका अर्थ होता है या तो या तो या, और इसको होता है न तो न तो न। इसका मतलब समझिए, इससे वाक्य बनाइए। न तो तुम और न ही तुम्हारा भाई ईमानदार है, माने दोनों में से कोई ईमानदार नहीं। या तो तुम या तो तुम्हारा भाई ठीक है, ईमानदार है। समझ रहे हैं ना? दोनों में से एक। दोनों में से क्या? एक। तो इस कितना को दर्शाता है बताइए? ये दोनों वर्ड कितने को दर्शाएगा? एक को। तो आ रहा है या तो तुम या तो तुम्हारा भाई ईमानदार है, माने 2 में से एक ईमानदार है। या तो तुम या तो तुम्हारा भाई ईमानदार नहीं है, नहीं है, यानी न तो तुम न तो तुम्हारा भाई ईमानदार है, माने दोनों में से कोई नहीं है। तो यह कह रहा है ना कि नाइदर फूड नॉर वाटर डॉट डॉट गिवन। न तो पानी दिया गया और न ही खाना दिया गया। न तो पानी दिया गया और न ही खाना दिया गया। तो ये सिंगुलर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? किसको दर्शाता है? सिंगुलर को। अब बताइए, क्या सिंगुलर के साथ वेयर लगेगा? बताइए, आर लगेगा? आर लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, वाज गिवन का मतलब कि ये आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है ना, ऐसे ये आपको जो सेंटेंस दिया वो पैसिव वॉइस में दिया है। किस वॉइस में? पैसिव वॉइस में। क्या पैसिव वॉइस में हैज का प्रयोग होता है? हैज का प्रयोग, देखिए पैसिव वॉइस में हैज बीन आ सकता है, हैज बीन आ सकता है, लेकिन हैज नहीं आ सकता है। लेकिन याद कीजिए बाबू, वाज प्लस V3 है, वाज प्लस V3 का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है कि नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाए, क्योंकि पैसिव वॉइस में हैज प्लस V3 आप कहीं नहीं देखे होंगे। किसी पैसिव का नियम होता है हैज प्लस V3। जब भी आप हैज देखेंगे, हैज या हैव या हैड कुछ भी इसके खानदान का देखेंगे ना, तो इसमें बीन जरूर दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? क्या हैज के साथ बीन है? क्या सेंटेंस पैसिव में है? नहीं है। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे समझिए है बाबू, देखिए एक पोएम है, ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज। ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज। डॉट 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 मैक्स डॉट 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 ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सुनिए, कह रहा है ईयरली टू बेड ईयरली टू राइज। यही कविता है, यही पोएम है जिसके लिए हम अपने क्लास में पिटाए थे। अपने क्लास में पिटाए थे। हमारे एक टीचर थे, सुनो ना, हमारे एक टीचर थे, इंग्लिश टीचर, नाम था रंगीन सर। जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे ना, प्राइमरी स्कूल की बात बता रहे हैं, उस टाइम जब हम क्लास 5 में पढ़ा करते थे, तो हमारे इंग्लिश के टीचर हुआ करते थे रंगीन सर। तो हुआ क्या था ना, सुनिए ना, सर कितने कलर के थे? सुनो ना। हुआ क्या था ना कि जैसे लड़की, देखिए उस टाइम हम लोगों के टाइम में भी MDM वगैरह बना करता था। MDM समझते हैं ना आप लोग? मिड डे मील्स बना करता था। सुनो ना जी, मिड डे मील्स बना करता था। तो मिड डे मील्स MDM आप लोग समझ रहे हैं ना, जो खिचड़ी चोखा बनता है स्कूल में, हलवा उलवा बनता है। तो हम सुनिए ना,
आप लोगों के टाइम में जैसे होता है ना कि बात नहीं कर, आप लोगों के टाइम में जैसे होता है ना कि आप भी देखेंगे आज भी छात्र नेता चुना जाता है विद्यालय में, किसी को शिक्षा मंत्री, किसी को सफाई मंत्री, किसी को राष्ट्रपति, किसी को मंत्री चुना जाता है ना। सुनिए, तो हम अपने स्कूल में प्रधानमंत्री थे, सुनिए, तो प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री का काम होता है पूरा देश चलाना, नहीं जी, तो हम लोग पूरा स्कूल चलाते थे। तो स्कूल चलाते थे ना, तो उस क्रम में क्या हुआ कि जो खाना बनता था ना उसमें उतनी क्वालिटी नहीं होती थी। पहले एचएम के अंडर में खाना बनता था, अब तो एनजीओ हो गया है, पहले एचएम के अंडर में खाना बनता था। तो हम जा करके ना उसका रिपोर्ट कर दिए कि इस विद्यालय में जो खाना पीना बन रहा है ना वो अच्छा नहीं बन रहा है। बीडीओ साहब को, ब्लॉक डेवलप ऑफिसर को जा करके और हम रिपोर्ट कर दिए। तो हाँ, रिपोर्ट कर दिए ना, तो सुनिए, रिपोर्ट कर दिए तो हम पे सारे टीचर लोग भड़क गए, स्मार्ट बनता है तुम अपने आप को, समझ रहे हैं कि। और हमारे जो टीचर थे, इंग्लिश टीचर, ये हम पे एकदम पूरा गुस्सा थे। अगले दिन किसी कारणवश, मतलब ये सब मैटर हो गया, आए जांच किए, बीडीओ साहब कई आदमी को सस्पेंड कर दिए, समझ रहे हैं ना। तो हुआ क्या ना कि एक बार इसी क्रम में हम क्लास क्या कर दिए, अब्सेंट कर दिए, और हमारे गुरुजी यही दिए हुए थे पोएम याद करके आने के लिए, और उस दिन हम अब्सेंट थे, किसी कारणवश हम नहीं आए थे। अगले दिन आए, कहे किसको किसको याद है, खड़ा हो। तो जो आया था याद किया था, हम नहीं आए थे तो हमको पता नहीं था, हमको बैठे देख लिए। अब तो उनको गुस्सा था दूसरा, समझे, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो गए, चलो सुनाओ। सर कल हम नहीं आए थे, तो कहे कि ऐसे हाथ करो, मैं ऐसे नहीं ऐसे करा दिए, और ले छड़ी मारे बाबू, लग रहा था कि आदमी जहाज पर से गिरा है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस पोएम के लिए हम पिटाए थे, हालांकि हम नहीं आए थे उस दिन, लेकिन फिर भी पिटाए हम, क्या कीजिएगा। तो देखिए ऐ बाबू, यहाँ पे ऐ सही ऑप्शन क्या होगा, ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज। सुनो, यहाँ पे ना ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज, यहाँ मेक गलती होता है, मेड भी गलती होता है, मेकिंग, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। उस दिन से याद हो गया ये, ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज, मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसका अर्थ देखिए क्या होता है, सुनो बाबू, हल्ला नहीं कीजिए, क्या कर रही है जी, सुनो, ए बहुत ज्यादा था क्या, पूरा आगे क्या पढ़ाई है जी। सुनो बाबू, सुनो, क्या सुनो, सुनना ये है, इसका अर्थ क्या होता है, ईयरली टू बेड। देखिए कुछ बच्चे होते हैं ना कि जो लेट से सोने जाते हैं, तो आप जितना ही लेट से सोइएगा उतना ही लेट से जगिएगा, जितना ही लेट से सोइएगा उतना ही लेट से जगिएगा। इसलिए सुनिए, कभी भी आदमी को बेड पर माने सोने समय से चला जाना चाहिए। जो काम आप लोग करते हैं एकदम समय से, तो आप लोग बेड पर सोने चले जाते हैं, लेकिन फिर समय से आप लोग नहीं जगते हैं, समय के बाद जगते हैं। सुनिए, तो समय से बेड पर जाने से व्यक्ति समय से क्या कर जाता है, उठ जाता है। और जब आप समय से सोइएगा और समय से उठिएगा तो आपका जो हेल्थ होगा ना वो हेल्दी होगा, और जब आप हेल्दी होंगे तो वेल्दी होंगे, और वेल्दी के साथ साथ वेल्दी कब होंगे, जब आप वाइज होंगे। बुद्धिमान व्यक्ति ही धनवान बनता है, और स्वस्थ व्यक्ति ही बुद्धिमान और धनवान बनता है। स्वस्थ व्यक्ति भी बुद्धिमान और क्या बनता है, धनवान बनता है। तो इंसान को समय से सोना चाहिए, समय से उठना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्वस्थ हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, स्वस्थ बन जाते हैं। और जब आप स्वस्थ रहते हैं तो बुद्धिमान हो, स्वस्थ रहते हैं तो धनवान और क्या बन जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये वर्ड आप देख रहे हैं, अभी इसके बारे में हम आपको चर्चा किए थे। ब्रेड एंड बटर था, ऊपर क्या था, ब्रेड एंड बटर था, यहाँ पे क्या है, राइस एंड करी। अब बताइए राइस एंड करी में ये कौन सा वर्ड्स है, पेयर वर्ड्स। अब एक बात यहाँ पे समझना है आपको, देखिए जब आप बटर, ये ब्रेड में बटर लगा देते हैं तो फिर ब्रेड से बटर नहीं आप निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब सुनिए, जब राइस और करी को दोनों को आपस में फेंट देते हैं, मिला देते हैं, फिर उसको उससे बाहर
नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में वह उसको सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। इसलिए इसके साथ कौन सा वर्ब लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। तो बताइए बाबू, आर सिंगुलर है? नो सर। हैव सिंगुलर है? बोलिए, आर सिंगुलर, वेयर सिंगुलर नहीं, इसमें सिंगुलर क्या है? इज सिंगुलर है ना। तो बताइए राइस एंड करी के साथ क्या लगेगा? अच्छा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों लगेगा? क्योंकि जब इसको हम मिला देंगे तो इसको पुनः अलग नहीं किया जा सकता है। तो जिस चीज को मिला देने पर पुनः अलग नहीं कर सकते हैं उसको सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल्स है ना, वो किस चैप्टर का एग्जाम्पल्स है? तो ये आप रखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसमें हम आपको बताए थे, बहुत सारा नियम बताए थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। राइस एंड करी हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, ये सब पेयर वर्ड्स होते हैं। क्राउन एंड ग्लोरी हो गया, और इनके साथ कौन सा वर्ब लगता है? बोलिए, सिंगुलर वर्ब लगता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। बाबू हमार, चलिए अगला क्या कह रहा है? सुनिए, 6 नंबर नहीं बताया क्या? नहीं। बता देंगे 6 नंबर। सुनिए बाबू, 6 नंबर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सुनिए, यहाँ पे हियर है। हियर मीन्स क्या होता है? सुनना। और लिसन मतलब भी क्या होता है? लिसन मतलब भी सुनना, और हियर मतलब भी सुनना। ये दोनों वर्ब है बाबू। जब किसी चीज को गौर से ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो वहां लिसन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं क्लास में टीचर बोलते हैं लिसन का मतलब ध्यान से सुनो। हियर का मतलब होता है किसी चीज को सामान्य रूप से सुनना। समझ रहे हैं? जैसे सी मतलब भी देखना और वाच मतलब भी देखना। तो जब आप किसी चीज को गौर से देखते हैं, ध्यान पूर्वक देखते हैं, तो वहां आप वॉच वर्ड का यूज करते हैं। जैसे आप क्रिकेट देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, तो पूरे उसको कान से भी देखते हैं और आंख से भी देखते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? ध्यान पूर्वक, एकदम ध्यान पूर्वक जब किसी चीज को देखते हैं तो वहां वॉच वर्ड का यूज करते हैं, और सामान्य रूप से किसी चीज को देखते हैं तो वहां पे सी वर्ड का यूज करते हैं। बदल लुक का वर्ड किसी चीज का दृश्य, माने जैसे कोई चीज अच्छा दिख रहा है या बुरा दिख रहा है, तो आप वहां पे लुक वर्ड का, जैसे इट लुक्स ब्यूटीफुल या सुंदर, दृश्य के सेंस में लुक्स का यूज करते हैं। नहीं बोलते हैं कोई कपड़ा या कोई चीज इसका लुक्स बहुत अच्छा है, और वहां पे बोलिएगा इसका सी बहुत अच्छा है या इसका वॉच बहुत अच्छा है। तो लुक का प्रयोग किसी चीज के दृश्य के रूप में किया जाता है। सुनो बाबू बताओ, यहाँ पे हियर वर्ड का कौन सा फॉर्म है? हियर कौन सा फॉर्म है? हियर कौन सा फॉर्म बताइए? क्या हैव के साथ V1 का प्रयोग होता है? नहीं। क्या हैड के साथ V1 लगता है? नहीं। हैज के साथ V1 लगता है? नहीं। V1 किसके साथ लगेगा? सुनो, एक तो लगेगा डू के साथ, एक लगेगा डज के साथ, और किसके साथ लगेगा? डिड के साथ। आप याद रखिएगा, डू डज डिड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। आपको हम बताए थे कि टू डू फॉर्म्स के साथ V1 लगता है, टू बी फॉर्म्स के साथ V4 लगता है, और टू हैव फॉर्म्स के साथ V3 लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। क्या क्या याद रखना है? एक टू डू फॉर्म्स होगा, कौन सा फॉर्म? टू डू फॉर्म्स। टू डू फॉर्म्स के साथ क्या लगेगा? V1। और टू डू फॉर्म्स में क्या क्या आएगा? तो डू आएगा, डज आएगा और डिड आएगा। बताइए, डू डज डिड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? और जहां पे आपको टू बी फॉर्म्स दिखेगा, क्या दिखेगा? टू बी फॉर्म्स दिखेगा, तो टू बी फॉर्म्स के साथ V4 आता है। मतलब जहां आपको इज, एम और क्या दिखे? आर दिखे, वाज और वेयर दिखे, तो इसके साथ क्या लगता है? V4। और जहां पे आपको टू हैव फॉर्म दिखे, हल्ला नहीं करो, टू हैव फॉर्म्स दिखेगा, तो टू हैव फॉर्म्स के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। टू हैव फॉर्म्स में हैज, हैव, हैड और हैविंग आता है। क्या आता है? हैविंग। हैज, हैव, हैड और हैविंग कौन सा फॉर्म होता है? बताओ। टू हैव फॉर्म्स। टू हैव फॉर्म्स के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? टू हैव फॉर्म्स के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और टू बी फॉर्म्स के साथ V4। मतलब आई एम गो होगा कि गोइंग होगा? गोइंग होगा। सी इज रीड होगा कि रीडिंग होगा? तो जब भी आप इज, एम, आर देखेंगे, तो वाज, वेयर देखेंगे, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? और डू डज डिड होगा तो इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? अल्लाह गधा सब समझा रहे, नहीं समझ में आ रहा? बनवाओ नहीं सब। बताओ बाबू, यहाँ पे हियर वर्ड का हियर कौन सा फॉर्म है? हियर कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म।
जब किसके किसके साथ फर्स्ट फॉर्म आता है उसको समझाओ, उसको मर जाएगा मेरे हाथ से। चलो यहाँ देखो, तो समझा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है जी? हाँ? ए बताओ, डू डज डिड के साथ बाबू है, डू डज डिड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। टू हैव के साथ कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। टू बी के साथ फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी। अब यहाँ पे देखिएगा भैया, सुनो, हल्ला नहीं करो। यहाँ देखो, पुअर भी एडजेक्टिव है, पुअर क्या है, और ऑनेस्ट भी क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। सुनो, पुअर भी एडजेक्टिव है और ऑनेस्ट भी क्या है? ऑनेस्ट भी क्या है जी? एडजेक्टिव है। सुनो, इस बात को समझो। आर्टिकल चैप्टर में हम आपको बताए थे ये चीज कि जब एडजेक्टिव के पहले क्या आता है? द आता है, तो इस द का अर्थ लोग हो जाता है। द का अर्थ क्या हो जाता है? लोग। जैसे ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट का अर्थ हो जाता है ईमानदार लोग। क्या हो जाता है? इसका प्लूरल नहीं बनता है, याद रखिएगा। कभी एडजेक्टिव के में एस सी एस आई एस का प्रयोग नहीं होता। एडजेक्टिव में कभी आप एस सी एस आई एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है, तो ऑनेस्ट लिखेंगे ना, ऑनेस्ट में एस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। इसका प्लूरल बनाने के लिए इसके पहले क्या लगाया जाता है? द लगाया जाता है। समझ रहे हैं ना? जैसे ऑनेस्ट आपका सिंगुलर है, सुनो बाबू, ऑनेस्ट सिंगुलर है, लेकिन द लगा दीजिएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा ईमानदार लोग। उसी तरह पुअर सिंगुलर है, आप पुअर में द लगा दीजिएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा गरीब लोग। तो बताइए, एडजेक्टिव के पहले द लगा देने पर द का क्या मीनिंग होता है? लोग। जैसे द ऑनेस्ट, दी ऑनेस्ट मतलब ईमानदार लोग, द पुअर मीन गरीब, द रिच मीन्स अमीर लोग। ये सब क्या क्या एडजेक्टिव है? सुनो बाबू, सुनो, एक तो गुड आपका, सुनिए, एक तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। क्या है? ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। आपका जो है पुअर, जो है पुअर भी क्या है? एडजेक्टिव है। रिच भी क्या है? ऑनेस्ट, रिच भी एडजेक्टिव है। ब्लाइंड भी क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये जो एडजेक्टिव वर्ड है, इसके पहले जैसे ही आप द लगाइएगा तो द का मीनिंग हो जाएगा लोग। द का मीनिंग क्या हो जाएगा? लोग हो जाएगा। अब बताइए, ईमानदार लोग से एक आदमी का बोध हो रहा है कि बहुत आदमी का? लोग सिंगुलर है कि प्लूरल है? लोग क्या है? प्लूरल है। तो क्या प्लूरल के साथ कभी ईज लगेगा? वाज लगेगा? बताइए, यहाँ पे आर प्लूरल है कि सिंगुलर है? आर क्या है? प्लूरल है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आंसर इसका क्या हो जाएगा बाबू? आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलो। बी हो जाएगा, आर हो जाएगा। सुनो बाबू, हल्ला नहीं करना है। सुनो सुनो, ये नियम क्या होता है कि जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले, किसी एडजेक्टिव के पहले जब हम द का प्रयोग करते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लूरल। जैसे दी ऑनेस्ट आपका क्या है? प्लूरल है। द रिच क्या है? प्लूरल है। द ब्लाइंड क्या है? द ब्लाइंड प्लूरल है। द पुअर, इसका अर्थ क्या होगा? गरीब लोग। इसका अर्थ होगा अंधे लोग। इसका अमीर लोग। इसका तो लोग सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल होगा तो ईज लगेगा? वाज लगेगा? क्या लगेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब समझो, नथिंग बट सो, नथिंग बट सो डॉट डॉट सीन, नथिंग बट सो डॉट डॉट सीन। अब यहाँ पे देखिए, सीन जो वर्ड है बाबू, सीन जो वर्ड है, नथिंग बट सो डॉट डॉट सीन, यहाँ पे याद रखिएगा, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में। किस वॉइस में है? पैसिव वॉइस में। किस वॉइस में है? पैसिव वॉइस। बताइए, पैसिव में डायरेक्ट है प्लस V3 कोई नियम होता है? हैज प्लस V3 नहीं। अब नथिंग जो वर्ड है ना, आपका सिंगुलर वर्ड है। नथिंग कौन सा वर्ड है? एनीथिंग, एवरीथिंग, नोबडी, समबडी, बॉडी और थिंग। एक बात याद रखिएगा बाबू, जहां पे भी थिंग लगा होगा और बॉडी लगा रहेगा, थिंग और बॉडी, समवन, समबडी, नोवन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, या थिंग लगाओ, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये सब सिंगुलर है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। ये देखिए, सिंगुलर वर्ब लगेगा। और पैसिव में, तो पैसिव में सिंगुलर वर्ब आर, बताइए आर का सिंगुलर क्या होता है? इज। क्या ये इज ऑप्शन में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज होना चाहिए। क्या? इज, क्योंकि नथिंग आपका कौन सा वर्ड है? बताओ, नथिंग कौन सा वर्ड? किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के रूप में थिंग लगा है, क्या लगा है? थिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग,
जैसे नथिंग इज परफेक्ट, या आप कहेंगे नथिंग इज परफेक्ट, या नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो वन हो या थिंग हो, इसके साथ हमेशा इज लगेगा। क्या लगेगा? क्या इज ऑप्शन में है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ क्या हो जाएगा? दीज हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको है क्या? कोई दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 10। 10 को देखेंगे ध्यान से। अरे बाबू 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुनो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सुनो, यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं आप, क्या है? एरर। सुनो, एरर को दो तरह से लिखा जाता है बाबू। एक ERR, इसको भी एरर पढ़ते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट होता है, समझ रहे हैं ना। और एक एरर होता है ERROR। तो एरर ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। ये शॉर्ट एरर होता है, ये पूरा लॉन्ग एरर होता है, समझ रहे हैं कि? अब इस बात समझना है कि एरर का प्लूरल एरर्स होता है। इसका अर्थ होता है भूल या त्रुटि। क्या होता है? भूल या त्रुटि, या गलती भी आप कह सकते हैं। भूल, त्रुटि और गलती। आगे जब आप कंपटीशन वगैरह का तैयारी करिएगा ना, तो हर चैप्टर का एक एरर पढ़ना होता है, जिसको कॉमन एरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमन एरर। कॉमन एरर जो है ना, कंपटीशन का जब आप तैयारी कीजिएगा, तो प्रत्येक चैप्टर में आपको कुछ सामान्य भूल होता है। आपको लगेगा कि यही होगा, लेकिन वो नहीं होगा। जैसे देखिए, एक वर्ड आपको है यहाँ पे, जैसे न्यूज। क्या है? न्यूज। तो आप न्यूज में देखेंगे क्या है? एस है, तो आप कहेंगे ये प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ आप आर लगा देंगे। आर लगाएंगे तो पार हो जाएगा, आर लगाएंगे तो पार हो जाएगा, आर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। सुनो, आप देखेंगे कि जो यहाँ पे न्यूज में एस है ना बाबू, तो आप कहिएगा कि एस रहता है तो कोई चीज प्लूरल होता है, लेकिन न्यूज वर्ड प्लूरल नहीं है, मैथमेटिक्स वर्ड प्लूरल नहीं है, इकोनॉमिक्स सब में एस मिलेगा आपको। इकोनॉमिक्स में भी एस मिलेगा, मैथमेटिक्स में भी एस मिलेगा, समझ रहे हैं ना, सिविक्स में भी एस मिलेगा, पॉलिटिक्स में भी एस मिलेगा, और न्यूज में भी एस मिलेगा। तो न्यूज के अकॉर्डिंग देखिए, ये तीनों वर्ब प्लूरल है। जो प्लूरल है वो नहीं लगेगा, जो प्लूरल है वो नहीं लगेगा। इसमें सही ऑप्शन क्या है? इज होगा। ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या दिया है, आंसर ये दिया है ना, लेकिन आप तो देखेंगे कि न्यूज है भैया जी, इसमें तो एस लगा है, तो एस को देखते ही पगला जाइएगा कि एस है तो क्या है? प्लूरल है। अब प्लूरल है तो आर टिक कीजिएगा, आर होगा तो पार हो जाएगा कि नहीं? आर पार हो जाएगा। सुनिए कि नहीं? अरे बाबू सुनो, इसमें समझना होता है क्या, कि जैसे ये वर्ड देख रहे हैं ना, क्या? देयर। सुनो, देयर वर्ड जो देख रहे हैं ना, कौन वर्ड? देयर। देयर के साथ जो वर्ब लगता है, ध्यान से समझिएगा, देयर के साथ जो वर्ब लगता है, ये सिंगुलर वर्ब भी होता है और प्लूरल वर्ब भी होता है। माने प्लूरल वर्ब भी सही होता है और सिंगुलर वर्ब भी सही होता है। अब डिपेंड करता है कि अगर सिंगुलर वर्ब तभी होगा जब इसके साथ सिंगुलर नाउन होगा। सुनो, अब प्लूरल वर्ब तभी होगा जब इसके साथ प्लूरल नाउन होगा। तो देयर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगता है और प्लूरल वर्ब भी लगता है। बात समझ में आया? ये डिपेंड करता है आने वाले नाउन पर। अगर आने वाला नाउन प्लूरल तो देयर होगा प्लूरल। अब जैसे आप एक सेंटेंस सुने होंगे, देयर ... ए किंग, और यहाँ पे आपको दे दे वाज और क्या? वेयर। बताइए यहाँ कितने राजा की हम बात कर रहे हैं? कितने राजा की बात कर रहे हैं? लड़की, बाल काट देंगे इधर घूमेगी तो, समझ रही हो? छुट्टी काटवा नहीं है, लेकिन काट देंगे छुट्टी। किसको कर रही है? कौन बात कर रहा है? सुनो बाबू, सुनो ना, सुनाइए ना। बताओ, देयर जो वर्ड है, सुनिए, देयर जो वर्ड है, इसके साथ कितने तरह का वर्ब लगेगा? अगर देयर के बाद प्लूरल नाउन तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, और देयर के बाद सिंगुलर नाउन तो कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब। बताइए, अगर ऐसा सेंटेंस आपको दे, देयर ... ए किंग, कितना राजा का बात कर रहे हैं? वाज होगा कि वेयर होगा? तो यहाँ वाज लिखिएगा। लेकिन बताइए, यहाँ पे एरर्स दिया हुआ है, 2 एरर्स है, तो 2 सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो क्या इज लगेगा? सेल लगेगा? वाज लगेगा? प्लूरल क्या है इसमें? आर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको?